हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई फिजिक्स अन अकेडमी चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पर इस चैनल पे हम लोग जेई मेन और जेई एडवांस से रिलेटेड उसी लेवल के क्वेश्चंस करते हैं और हर तरह के क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो एससीक्यू हो, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन हो या सिंगल डिजिट डबल डिजिट क्वेश्चन हो। अगर आपको हमारे साथ प्रैक्टिस करनी है, अगर आप जेई में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मेरा नाम है सोभी अग्रवाल, SRL ma'am, and I am making future IITians and doctors and have taught more than 10K plus students and physics faculty in resonance quota since last 5 years। अगर आप अनअकैडमी के ऐप पे आना चाहते हैं तो अगर आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो 10x बेटर होगा। क्यों? यूट्यूब से आपको ऐसा फील होता होगा कि वन वे इंटरेक्शन होता है, बट जब आप ऐप पे आओगे तो आपका जो इंटरेक्शन होगा वो टू वे हो जाएगा। उसके अलावा जो सबसे बड़ा बेनिफिट लगता है, लर्न फ्रॉम योर फेवरेट एजुकेटर। आपको वाइब्रेंट की फैकल्टी से पढ़ना है, आप उससे पढ़िए। न्यूक्लियस की फैकल्टी से पढ़ना है, उनसे पढ़िए। बंसल की फैकल्टी से पढ़ना है, उससे पढ़िए। डेडिकेटेड डाउट सेशंस यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई क्लास के बाद 15 मिनट डाउट बता रहे हैं। यहाँ पर प्रॉपर एक डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, 1.5 घंटे के, 2-2 घंटे के डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। एवरी 3 क्लास के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, तो वहाँ पर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। वन सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड एक्सेस, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप क्लास मान लीजिए 12th में है और आप 11th का भूल चुके हैं, तो आप क्रैश कोर्सेज की मदद से क्लास 11th का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। रियल टाइम इंटरेक्शन विद एडुकेटर, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जो क्लासेस होती हैं वो लाइव होती है यूट्यूब पे, ऐप पे भी लाइव होंगी। यू कैन आस्क डाउट इन लाइव क्लासेस। डाउट क्लियरिंग सेशंस में तो आप डाउट पूछ ही सकते हैं, लाइव क्लासेस में भी आपका कोई टॉपिक चल रहा है उसके बीच में भी आप डाउट पूछ सकते हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी की ऐप पे वही आएगा जो बच्चा सीरियस होगा, जो बच्चा वास्तव में आईआईटी क्रैक करना चाहता है। तो इसलिए जो माहौल मिलेगा, जो एनवायरनमेंट मिलेगा, वो ऐप पे आपको बेहतर मिलेगा एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब। अगर आप मुझसे प्लस सब्सक्रिप्शन पे पढ़ना चाहते हैं तो ये बैच शुरू हुआ था 15 अगस्त को, क्लास 11th के लिए इमर्ज बैच। अब मेरा 11th क्लास का बैच है, कुछ टीचर्स 12th का ले रहे हैं, 13th का ले रहे हैं, अदर टीचर्स 11th का भी ले रहे हैं। तो आपको जिस भी बैच में पढ़ना है, मल्टीपल बैचेस चल रहे हैं आपके, इनफाइनाइट बैचेस चल रहे हैं, आपको जिस भी बैच में पढ़ना है आप उस बैच में पढ़ सकते हैं। अब जेई मेन प्लस एडवांस का सब्सक्रिप्शन है वो 12 मंथ्स का 38,500 रुपीज़ का है, 24 मंथ्स का 56,000 का है एंड 6 मंथ्स का 28,000 का है। रेफरल कोड लगाने के बाद 10% आपको ऑफ मिल जाएगा एंड आपका जो फाइनल सब्सक्रिप्शन होगा वो इस प्राइस में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जैसा कि आप जानते हैं कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फीचर ऑन अनअकैडमीज प्लेटफॉर्म और ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपको एक मेंटोर मिल जाएगा जो आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को समझकर आपको गाइड करेगा, आपको टेस्ट एनालिसिस करके देगा, आपके जो पोर्शन वीक होंगे उसको वो बताएगा, उसको कैसे सुधारना है वो इम्प्रूव करवाएगा। एक तरीके से वो पेरेंट का, एक टीचर का और एक सिबलिंग का जो उसने आईआईटी क्रैक कर रखा हो वो उसकी भूमिका निभाएगा। एक तरीके से आपकी जो मंजिल है उस तक आपको उंगली उंगली पकड़ के वो आपका एक सहारा देगा। तो 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। अब मैंने जो बेनिफिट्स बताए वो बेनिफिट्स तो हैं ही, उसके अलावा कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं अनअकैडमी के जो आप बिल्कुल फ्री में अनलॉक कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड सुरभि। जब आप जो ऐप है उसको जब इंस्टॉल करेंगे तो आप इस कोड को एंटर करें और काफ़ी सारे जो फ्री प्रोडक्ट्स हैं वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं, मैं आपको बताऊँगी कि मेरी कौन-कौन सी स्पेशल क्लासेस लगती हैं। क्विज़ेज़ होती हैं, काफ़ी सारी क्विज़ेज़ होती रहती हैं हर दिन। आप देख सकते हैं किसी भी टाइम पे आप जो आने वाली क्विज़ है वो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ऐप पर। एंड कॉन्टेस्ट और टेस्ट चलते रहते हैं, जैसे कि अनअकैडमी कॉम्बैट एंड यूसीएल। आपको पता है कि 2 अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं, अनअकैडमी कॉम्बैट एंड यूसीएल। यूसीएल बोले तो अनअकैडमी चैंपियंस लीग। तो इसमें आप ये बिल्कुल फ्री हैं, आप इसमें एनरोल कीजिए सुरभि कोड यूज़ करके, इसमें एनरोल कीजिए और फ्री में टेस्ट दीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए। बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब आपकी एक्यूरेसी बढ़ाइए, टाइम लिमिट में क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड को बढ़ाइए, सब कुछ मतलब अपना इम्प्रूव करो, क्वेश्चन करो, टेस्ट दो, स्टोरी पढ़ो, क्रैश कोर्सेज ज्वाइन करो, रिवीजन करो। तो ये सब रिक्वायरमेंट है आपको एक अच्छी रैंक लेके आने के लिए। और इस अनअकैडमी के इस कॉम्बैट और यूसीएल की ये एक अच्छा पॉइंट है कि इसमें आपको अमेज़न के वाउचर्स भी मिलेंगे एज़ अ प्राइज़ अगर आप रैंक 1 टू 50 में आते हैं। एक तो ये फ्री हैं, आपकी प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं और तीसरा चीज़ आपको प्राइज़ भी दे रहे हैं। तो 3 बेनिफिट्स हो गए। तो दिस इज़ द थिंग यू शुड नॉट मिस। चलिए, अब मैं बताती हूँ कि मेरी जो स्पेशल क्लासेस हैं वो 10 पीएम पे होती हैं। जैसे कि एससीवी के डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, चैप्टर वाइज़ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होती हैं, क्विज़ेज़ विद पोल सेशंस होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, वन शॉट रिवीजन ऑफ कंप्लीट टॉपिक्स होते हैं। तो अनअकैडमी के कॉम्बैट में आप
अब नेक्स्ट टेस्ट जो है वो 6 दिसंबर को आने वाला है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड सुरभि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर बोला है कि टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ ईच ऑफ मास एम आर कनेक्टेड बाय मासलेस स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ कैपिटल एन एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के। द ब्लॉक्स आर इनिशियली रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अ थर्ड ब्लॉक C also of mass m moves on the plane with the speed v along the line joining A and B and collides elastically with A. Then which of the following is are correct? तो यहाँ पर ये मास m है और ये भी मास m है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेचुरल लेंथ पे है। ये ब्लॉक सी आ रहा है यहाँ पर, ये ब्लॉक सी है, ये वी वेलोसिटी से लेके आया। अब इलास्टिक कोलिजन हुआ तो इसको क्या मिलेगी, इसको वी वेलोसिटी मिलेगी और ये किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। ये मास m किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एबी सिस्टम एट मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज जीरो। तो गलत है, आपका मोमेंटम कुछ है। जब ये मैक्सिमाइज कंप्रेस्ड भी होंगे या मैक्सिमम इलोंगेटेड भी होंगे तब भी कुछ ना कुछ मोमेंटम रहेगा विच इज एम बी। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो सकती। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एबी सिस्टम एट मैक्सिमम कंप्रेशन इज 1/4 एम वी स्क्वायर। तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन मिलेगा दोनों की स्पीड सेम होगी, तो एम वी इक्वल टू होगा 2 एम वी फाइनल। तो वी फाइनल इक्वल टू कितना हो जाएगा, v/2। तो आप देख सकते हैं कि के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल लगाएंगे। तो के इनिशियल कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर। यू इनिशियल कितना है, 0। के फाइनल कितना है, तो दोनों की स्पीड कितनी हो गई, v/2 का स्क्वायर। और यू फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एम वी स्क्वायर हाफ में से एम वी स्क्वायर बाय 4 गया, कितना बचेगा, 1/4 एम वी स्क्वायर। तो 1/4 एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये पार्ट सही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट मैक्सिमम कंप्रेशन इज हाफ 1/4 एम वी स्क्वायर। ये पूछा है कि द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज, मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा है आपसे, तो ये हो जाएगा 2। आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा v√m/2k, ठीक है। के एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v√m/2k, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर सही है क्या, थर्ड का ए और डी, थर्ड का बी और डी। थर्टींथ का बी और डी, ठीक है। थर्टींथ का बी और डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, v√m/2k। नेक्स्ट क्वेश्चन, the figure shows a string of equally spaced beads of mass m separated by distance d. The beads are free to slide without friction on a thin wire. A constant force capital F acts on the first bead initially at rest till it makes collision with the second bead. The second bead then collides with the third and so on. Suppose all collisions are elastic then. अब देखो यह इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन होगा F/m। डिस्टेंस s इक्वल टू क्या होगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो d इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो t कितना हो जाएगा आपका 2d बाय a की वैल्यू कितनी होगी, F/m अंडर रूट, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि जो फर्स्ट बीड है उसका बिफोर और आफ्टर कोलिजन निकालना है स्पीड। तो बिफोर कितना होगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as। वो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो एक्सेलरेटेड मोशन है, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, वो निकालते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस F/m इंटू डी, तो अंडर रूट 2ft/n, ठीक है। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2ft/n। तो ये पार्ट सही है। और टकराने के बाद इलास्टिक कोलिजन है, तो मास m v स्पीड लेके आया, ठीक है, और दूसरा मास m रेस्ट पे है, तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। स्पीड ऑफ द फर्स्ट बीट, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, तो पहला पार्ट सही है तो बी पार्ट गलत हो जाएगा। स्पीड ऑफ सेकंड बीट इमीडिएटली आफ्टर इट्स कोलिजन विद द थर्ड बीट इज जीरो, सही बात है। सेकंड की थर्ड से टकराते ही सेकंड की स्पीड जीरो हो जाएगी। एवरेज स्पीड पूछी है, तो एवरेज स्पीड कितना होगा, तो डी डिस्टेंस, एवरेज स्पीड कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डी अपॉन अंडर रूट 2md बाय एफ।
तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट एफ डी बाई 2m। जब आप इसको अंदर लेके जाओगे तो ये क्या बनेगा 2FD बाई 4m। तो ये कितना हो जाएगा FD बाई 2m। इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट। तो ACD इज द करेक्ट आंसर। A shell explodes in a region of negligible gravitational field, giving out n fragments of equal mass m and its total. So kinetic energy is smaller than that before the explosion. Kinetic energy निकालनी है आपको। तो काइनेटिक एनर्जी कभी भी स्मॉलर नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी हमेशा एक्सप्लोजन से के बाद बड़ी ही होगी। एंड मोमेंटम एन पे डिपेंड नहीं करता। मोमेंटम इज इक्वल टू दैट बिफोर द एक्सप्लोजन। मोमेंटम कंजर्व रहता है। मोमेंटम क्या रहता है कंजर्व रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A bullet of mass m equals to 1 kg strikes a block of mass capital M equals to 2 kg connected to a light spring of stiffness k equals to 3 Newton per meter with the speed of v naught equals to this. If the bullets get embedded in the block, then the linear momentum of the bullet in the block system is not conserved during impact because spring force is impulsive. No, spring force is non-impulsive. Linear momentum of bullet and block system is conserved during impact because spring force is impulsive. Correct. 17 का आंसर क्या हो जाएगा बी। मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज 2m। तो सबसे पहले तो अपन निकाल लेते हैं कि भाई इनकी स्पीड क्या होगी। तो ये स्मॉल m कितनी स्पीड लेके आया v नॉट स्पीड लेके आया। टकराने के बाद m प्लस एम इंटू वी फाइनल हो जाएगा। m 1 किलो है, कैपिटल M 2 किलो है। 1 इंटू वी नॉट इक्वल्स टू 1 प्लस 2 3 वी फाइनल। और वी नॉट की वैल्यू कितनी होगी 3 मीटर पर सेकेंड। तो 3 तो वी फाइनल इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला ये। अब कितना कंप्रेस करेगा तो जब तक की स्पीड जीरो नहीं हो जाएगी। तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल कितना तो 3 किलो का सिस्टम कितनी स्पीड से आ रहा है 1 की स्पीड से। शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फिर फाइनली काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ के एक्स। हाफ से हाफ बढ़ गया तो 3 इक्वल्स टू के की वैल्यू 3 एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर। मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आ रहा है 1 मीटर। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फटाफट सॉल्व। A striker is shot from a square carom board from a point A exactly at midpoint of one of the balls with a speed 2 meter per second at an angle 45 degree with the x-axis shown. The collisions of the striker with the balls of the fixed carom are perfectly elastic. The coefficient of kinetic friction between the striker and the ball is. Can you solve question? देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि परफेक्टली इलास्टिक बोल रहे हैं और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द स्ट्राइकर एंड द बोर्ड इज 0. और ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जब स्ट्राइक करेगा तो परफेक्टली इलास्टिक बोल रहे हैं तो ये 2 मीटर पर सेकंड से ही निकलेगा। लेकिन चक्कर क्या है कि अब उनको ये देखना है कि भाई वो कितना ट्रैवल करेगा। तो ये डिस्टेंस जो दे रखी है वो आपको दे रखी है L/√2। ये 1/√2 दे रखी है डिस्टेंस, एक बार चेक करना पड़ेगा। L इक्वल्स टू हाँ L इक्वल्स टू 1/√2। तो और इसको हाफ में डिवाइड करेंगे तो ये 1/2√2 है और ये 1/2√2 है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी अगर ये 1/2√2 है और ये 1/2, ये 1/2√2 है और ये 1/2√2 है, ये हो जाएगा 1/2 मीटर। अब आप पहले तो ये चेक करो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। जीरो करनी है 2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्सप्रेशन कितना होगा माइनस म्यू जी इंटू एस। तो 4/2 म्यू की वैल्यू कितनी हो गई 0.2 एंड जी की वैल्यू कितनी हो गई 10 प्लस टू कितना हो जाएगा एस। यहाँ से एस की वैल्यू कितनी आ गई पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ 10 से 10 कर दिया तो एस की वैल्यू आ गई 1 मीटर। अब आपको समझ में आ गया कि हाफ मीटर ये और हाफ मीटर ये मतलब यहाँ जाके रुक जाएगा। The x coordinate of the striker when it stops taking point
O to be the origin, neglect friction between, ठीक है, by 2 रूट। ऑब्वियस सी बात है कि ये यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे जाएंगे, तो ये दूरी कितनी आई थी 1/2 √2, और ये दूरी कितनी होगी, तो ये होगी 1/√2। तो y कोऑर्डिनेट इज, तो ए बी करेक्ट है, ए बी करेक्ट है इसके, और x कोऑर्डिनेट गलत बोला है, ठीक है, तो सी और डी क्या हो जाएंगे इसके, गलत हो जाएंगे, यहाँ पर आके रुकेगा ये, ठीक है। मैंने कैसे निकाला, तो 1/√2 को पहले आधा कर दिया, तो ये 1/√2 है ना, तो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस सिर्फ उसकी आधी हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर 2 लगा दिया, और फिर ये वाली भी आधी हो जाएगी, फिर इन दोनों का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर करके एच स्क्वायर, देखा 1/2 मीटर है, और पार्टिकल 1 मीटर चल के रुक जाएगा, इसका मतलब 1/2 मीटर ये और 1/2 मीटर ये यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। Three identical balls of mass m and radius r are placed on the frictionless horizontal xy plane. Ball A at 0, 0 and ball B at √2r, minus √2r. बॉल A जो रखी हुई है स्पेस है क्या? थ्री आइडेंटिकल बॉल्स हैं, मास स्मॉल m, कैपिटल रेडियस r। A बॉल जो है वो 0, 0 पे है, ठीक है, बॉल B एट √2r, माइनस √, तो x डिस्टेंस इसकी √2r है और y डिस्टेंस इसकी माइनस √2r, तो थोड़ा केयरफुली बनाना पड़ेगा। देखते हैं, मैं अगले पेज बनाती हूँ। तो ये कितना हो जाएगा इसका सेंटर, भाई सेंटर क्या बोल रहा है वो आपको, बॉल A एट 0, 0, ठीक है, और रेडियस कितनी है उसकी, r है, बॉल एक को कितना इम्पल्स दिया, √2v, तो इसकी स्पीड कितनी है, √2v, अच्छी बात है, इसकी स्पीड √2v है इस तरफ। अब उसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे, √2r, माइनस, अगर मैं कंपोनेंट करूं ये से ये दूरी, तो ये √2r का मिलेगा जब ये r होगा और ये r होगा, ठीक है, तो मैं इसको ये r है और ये r, ये डायग्राम, कंफ्यूज हो रही है उसमें, ये √2r, माइनस, यहाँ पर अगर अपन बॉल बनाए रेडियस r की, तो ये यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट, ये दूरी कहलाएगी r, तो √2r एंड माइनस √2r, तो इसका मतलब x डिस्टेंस में भी √2 और y डिस्टेंस में माइनस √2, तो इसका जब रिजल्टेंट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √2 × √2 × r, तो ये इतनी दूरी पे होगी, r दूरी पे, ठीक है, तो ये दूरी कितनी होगी, r√2, और ये दूरी कितनी होगी, r√2। अब डायग्राम बनाए ना सही से। अब यहाँ पर की वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको, तो √2 mv दिया था ना मोमेंटम, तो इसका मतलब m × √2v स्पीड दिया, ठीक है, तो इसकी स्पीड इस तरफ √2v है, तो अपन इसके कंपोनेंट कर सकते हैं, v cos 45 एंड v sin 45, तो ये भी v आ जाएगा और ये भी v।
तो ये बी से टकरा रहा है, ये बी से टकराएगा तो मास एम से, तो ये तो रेस्ट पे आ जाएगा क्योंकि दोनों आइडेंटिकल बॉल है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि फाइनली इस बॉल के पास तो आपके पास जो स्पीड मिलेगी तो यहाँ पर ये जो स्पीड मिलेगी इसको, इसके पास तो स्पीड ये वाली रहेगी v, और इसके पास स्पीड कितनी आ गई यहाँ से, इसके अलावा आ गई, कितनी आ गई, v आ गई, v आ गई। अब देखो क्या बोल रहा है कि द y कोऑर्डिनेट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू c आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अब c कहाँ पर रखा हुआ है, तो b एंड c जो है वो हेड ऑन है और परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो इसका मतलब c कहीं रास्ते में रखा हुआ है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो मतलब ये m और ये m मिलके कितनी स्पीड से निकलेंगे फाइनली, ये तो निकल गया v स्पीड से और ये निकलेंगे v/2 स्पीड। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है कि द y कोऑर्डिनेट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक a विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक c आफ्टर लॉन्ग टाइम, y कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं इसके कंपोनेंट निकाल लेता हूँ, तो इसके कंपोनेंट कितना होगा, v cos 45 v/√2, और इसका कंपोनेंट कितना होगा v cos 45, इसका कंपोनेंट कितना होगा v/2 इंटू 1/√2, तो कंपोनेंट कितना होगा v/2 इंटू 1/, तो ए ब्लॉक की वेलोसिटी बी ब्लॉक के साथ निकाल, तो ये कितना हो जाएगा v/√2। ठीक है, 1+1 2, तो ये एक ऊपर है और एक नीचे है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 v/√2, मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट है। y कोऑर्डिनेट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक a विद रिस्पेक्ट टू c आफ्टर 19, द x कोऑर्डिनेट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक c, x कोऑर्डिनेट निकालना है, x कोऑर्डिनेट इसका v/√2 है और इसका v/2 इंटू 1/√2, तो v/√2 तो कॉमन ले लो, दोनों की सेम डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस हाफ हो जाएगा, तो हो जाएगा v/2√2। आंसर क्या हो जाएगा इसका, v/2√2 यानी कि सी ऑप्शन। 19th का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए और सी, 19th का आंसर हो जाएगा आपका ए और सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a projectile is thrown horizontally from top of a tower of height 20 meter with velocity 10 meter per second. It strikes the smooth ground whose coefficient of restitution is 0.5. तो करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब प्रोजेक्टाइल, ठीक है, तो a projectile is thrown horizontally from top of a tower of height 20 meter, फिर with a velocity of 10 meter per second, वेलोसिटी कितनी दे दी हमने, 10 मीटर पर सेकंड। इट स्ट्राइक्स द स्मूथ ग्राउंड whose coefficient of restitution is 0.5, तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोला है 0.5। ठीक है, ठीक है, द टाइम elapsed in seconds after the projection when it strikes the ground first time will be 4 सेकंड। तो पहला टाइम तो लगेगा √2h/g, तो √2 इंटू 20/10, तो कितना हो जाएगा, 4 4 का अंडर रूट लेंगे 2, तो फर्स्ट टाइम जब करेगा तो 2 सेकंड लगेगा, ये ऑप्शन। द टाइम elapsed in second after projection when it strikes the second ground, सेकंड टाइम जब ये गिरेगा तो ये कुछ इस तरीके से गिरेगा, तो इसका ये वाला कंपोनेंट 10 तो सेम रहेगा, ये वाला कंपोनेंट कुछ डेवलप हो जाएगा विच इज GT, 10 इंटू कितना लग रहा है 2 सेकंड यानी कि 20। जब वो उठेगा, उठेगा कितनी स्पीड से, क्योंकि रेस्टिट्यूशन 0.5 है, T इंटू वी कितना हो जाएगा 10, इसका मतलब जब वो दोबारा स्ट्राइक करेगा तो का जो अगला टाइम होगा नेक्स्ट टाइम T2 वो होगा
2u साइन थीटा बाय जी, और u साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 10, तो 2 × 10/10 कितना हो जाएगा 2। आंसर 2 तो यहाँ से यहाँ लग गए और 2 दोबारा से प्रोजेक्टाइल मोशन में आंसर कितना हो जाएगा 4 सेकंड। इसका आंसर हो गया आपका बी और डी। ठीक है, अब आते हैं कॉम्प्रीहेंशन फोर्थ में, करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। Two blocks of equal mass m are connected by an unstressed spring, and the system is kept at rest on a frictionless horizontal surface. A constant force F is applied on the first block, pulling it away from the other as shown in the figure. डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन टाइम t, तो पहले सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन निकाल लो, कितना हो जाएगा, तो F अपॉन m हो जाएगा और F अपॉन 2m हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो हाफ इंटू F अपॉन 2m इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा ft²/4m। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कॉम्प्रिहेंशन 1 का सी आंसर। इफ द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज x0 at time t, then displacement of the right block at this instant is। आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लो, तो अगर मान लो तो इसका डिस्प्लेसमेंट हम क्या मान लेते हैं x1, और इसका डिस्प्लेसमेंट हम क्या मान लेते हैं x2, तो हम ऐसा बोल सकते हैं mx1 प्लस mx2 अपॉन m1 प्लस m, मतलब m प्लस m प्लस m। तो यहाँ से कितना हो जाएगा x सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। एक रिलेशन तो ये आ गया, और दूसरा रिलेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास टी टाइम बाद क्या है, तो f/4t²। मुझे पता है कि दैट थिंग इज इक्वल्स टू ft²/4m। अब मुझसे पूछा है कि किसी टाइम पे एक्सटेंशन स्प्रिंग का x0, अगर मान लो ये x1 निकला है तो स्प्रिंग को खिंचाएगा x1, पर वो इधर आ गया x2। मान लो ये 5 मीटर और ये 3 मीटर है, तो ये स्प्रिंग को खिंचाया 5 मीटर और इसने फिर स्प्रिंग को 3 मीटर वापस से कम कर दिया, मतलब ये ऐसे स्प्रिंग है तो ये 5 मीटर आगे गया, तो स्प्रिंग 5 मीटर खिंची, और ये 3 मीटर आगे गया तो उसने 5 में से 3 तो खत्म कर दिया, सिर्फ 2 मीटर खिंचाव बचा, तो x1 माइनस x2 कितना हो जाएगा x0। जब तुम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को गौर से देखोगे तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, x1 प्लस x2 यहाँ से कितना हो जाएगा, तो x1 प्लस x2 अगले पेज में नहीं है, चलो देखते हैं। x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा, ft²/4m था ना, तो 2m हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा x1 माइनस x2 इक्वल टू x0। x1 माइनस x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा x, दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा x1 इक्वल टू हाफ ft²/2m प्लस x0, आंसर हो जाएगा, तो हाफ ft²/2m प्लस x0, हाफ ft²/2m प्लस x0, ये आंसर आ गया। ठीक है, फिर अगले वाले में अगर ये है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 करने पर ft²/4m आना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, जब a और d को जोड़ोगे आप और डिवाइड बाय 2 करोगे t², आंसर क्या हो जाएगा डी, नहीं तो इक्वेशन पुट करो आंसर लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, कॉम्प्रिहेंशन 2। Two smooth balls A and B, each of mass m and radius r, having their centers at 0, 0, 5 r, मतलब ये डिस्टेंस आप दे रखिए,
In a coordinate system as shown, ball A moving with along positive x-axis collide with ball B just before the collision. The speed of the ball is 4 मीटर per second and ball B is stationary. तो जस्ट बिफोर कोलिजन आपकी स्पीड कितनी दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड एंड इट इज मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब तरह से द कोलिजन बिटवीन द बॉल्स इज इलास्टिक, तो आपको ए की वेलोसिटी निकालनी जस्ट आफ्टर, तो ये जब यहाँ आ जाएगा, ये जब यहाँ आ जाएगा है ना, मतलब ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2r। तो आपको पता है कि ये दूरी कितनी है, ये दूरी r है, ये 2r है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए 30 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग मोमेंटम कंजर्व कर दो, तो m इंटू वी कॉस 30 कॉम्पोनेंट लेके आया इक्वल्स टू, ये ऐसे बोलो कि दोनों का मास इक्वल है, तो वी कॉस 30 तो इसको मिल जाएगा, इसकी स्पीड तो मिल जाएगी वी कॉस 30 और इसकी स्पीड इस तरफ रहेगी वी साइन 30। वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट्स विल रिमेन सेम, वर्टिकल कंपोनेंट विल रिमेन सेम। अब ये वी कॉस 30 आ गया, तो आपसे पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ ए जस्ट आफ्टर द कोलिजन इज, तो ये हो गया वी रूट 3/2। अब इसके आई कैप में और जे कैप में कन्वर्ट करना है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा वी कॉस 30 इंटू कॉस 30, तो वी रूट 3/2 इंटू रूट 3/2, ये हो जाएगा 3v/4। और आपसे तो एक ही पूछी है स्पीड, आपसे तो अभी एक ही पूछी है, तो ये v sin 30 मतलब v/2 हो गया। अब मुझे ये वाला एंगल कितना पता है, ये एंगल पता है 60 डिग्री, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v/2 cos 60 और ये वाला हो जाएगा v/2 sin 60, ये हो जाएगा v/4 और ये हो जाएगा v/2 इंटू रूट 3/2, तो 3v/4। अब स्पीड कितनी दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब 4/4 पुट करेंगे तो 1 और यहाँ हो जाएगा 3/√3। आंसर क्या हो जाएगा 1 आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप, आंसर विल बी फोर्थ का ऑप्शन ए, फोर्थ का ऑप्शन ए, ठीक है। ऐसे इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3v/4, तो इट विल बी 3 आई कैप और इसको कन्वर्ट करेंगे तो v√3/2 इंटू साइन 30, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2, तो √3v/4, v की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा √3, तो इसका मतलब इसकी 3 आई कैप और √3 में माइनस जे कैप, तो ए की स्पीड पूछ ले, नहीं पूछा उसने, ए की स्पीड कहीं भी नहीं पूछी, कोई बात नहीं। अभी बात कर रहे हैं कि इम्पल्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी ड्यूरिंग द कोलिजन इज, तो इसकी स्पीड है ना, इसकी स्पीड कितनी आई, तो ये 3 आई कैप आई और ये कितनी आई -√3 आई थी ना, -√3 आई थी ना, -√3 जे कैप। तो यार इसका मास कितना था m, सही है ना। इस तरफ मोमेंटम कितना आया 3m, ये सब नॉर्मल की वजह से ही मिला है, तो ये 3m आई कैप और -√3m जे कैप, तो 3m आई कैप -√3m जे कैप, तो आंसर आ गया फिफ्थ का आंसर सी। Coefficient of restitution during the collision is changed to half, keeping all other parameters unchanged. What is the velocity of the ball B after the collision? तो E equals to कितना हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन अप्रोच कितनी थी v cos 30, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन एम वी कॉस 30, भाई देखो मैंने क्या करा, मेरे पास ये वॉल थी, ये अप्रोच इस तरफ v cos 30 थी, टकराने के बाद ये रेस्ट पे था, तो टकराने के बाद मैंने बोला कि इसकी स्पीड इस तरफ v1 हो गई और इसकी स्पीड इस तरफ v2 हो गई, और ये वाला कंपोनेंट v sin 30 होगा तो वो इक्वली रहेगा। अब अप्रोच तो v cos 30 हो गई और सेपरेशन v2 माइनस v1 हो गया, एम वी cos 30 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एम v1 प्लस एम v2, तो v1 प्लस v2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √3v/2, v1 प्लस v2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √3v/2। करें सॉल्व, आगे अब देखो यहाँ से v2 माइनस v1 इक्वल्स टू हाफ आ रहा है ना, हाफ, तो v2 माइनस v1 इक्वल्स टू हाफ √3/2
2v, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2v2 कितना आ जाएगा यहाँ से, तो √3/2 कॉमन ले लिया, √3/2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2। v की वैल्यू 4 है तो ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा v2 की वैल्यू 3√3/2। v2 की वैल्यू 3√3/2 तो आ गई, लेकिन आई कैप जे कैप में निकालनी जरूरी है। तो ये कितना एंगल निकालते हुए आ रही है, 30 डिग्री एंगल बनाते हुए आ रही है। तो 3√3/2 को √3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3/4 हो जाएगा 9/4। ये वाला कॉम्पोनेंट 3√3/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3√3/, मेरे को ये ऑप्शन दिख, ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। सिक्स का आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, कॉम्प्रिहेंशन 3। The inclined surfaces of two movable wedges of mass capital M equals to 2 kg are smoothly placed just in contact with each other and placed on the horizontal plane as shown. Small block of mass 1 kg slides down on the left wedge from a height h equals to 9 meter. Neglect the friction and both wedges can move independently. आपसे पूछा है कि find velocity of left wedge just after the when the block leaves. तो आपको पता है कि अगर मेरे को यहाँ पर निकालना है, कैपिटल एम है, ये 2 किलो है, ठीक है, ये स्मॉल एम है, जब ये निकलेगा तो यहाँ पर स्पीड एम v1 स्पीड लेके निकलेगा और ये v2 स्पीड। मुझे पता है कि इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल करेंगे, 0 इक्वल्स टू एम v1 माइनस कैपिटल एम v2। ये 2 किलो है, ये 1 किलो है, तो v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर उसके बाद हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, एम जी एच इक्वल्स टू हाफ इंटू 1 किलो इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2 किलो इंटू v2 स्क्वायर। v2 की जगह कितना जाएगा v1/2, तो ये हो जाएगा हाफ v1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा 3/4 तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर की वैल्यू कितनी जाएगी 4/3 इंटू एम जी एच, एम की वैल्यू कितनी है 1 किलो, ये 4 GH/, v1 की वैल्यू कितनी आ गई आप 4 GH/3, जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू 9, 4 इंटू जी एच की वैल्यू 9 डिवाइड बाई 3 तो हो जाएगा 40 120। वेज लेफ्ट वेज, तो वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो हाफ टाइम्स ऑफ अंडर रूट 120 आ रहा है, इसको अपन लिख सकते हैं 60 इंटू 2, 4 बाहर निकाल लेते हैं, 4 बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा और 30 बचेगा, तो लेते हैं हाफ इंटू 2 इंटू अंडर रूट 30।
2 से 2 कट गया तो √30 इज द करेक्ट आंसर। सेवंथ का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। टू व्हाट मैक्सिमम हाइट विल द ब्लॉक राइज अलोंग साइड? ये क्वेश्चन करो फटाफट सॉल्व। कितनी हाइट तक चढ़ेगा वो? तो देखो यहाँ पर मेरे को समझ में आया कि इस राइट एज की बात करते हैं अपन, राइट वाले। तो ये कितनी स्पीड लेके आया? ये 1 किलो का ब्लॉक कितनी स्पीड लेके आया? √120। और ये स्पीड अब चढ़ेगा, तो चढ़ना जब बंद करेगा तो उस समय इसकी चढ़ने वाली स्पीड जीरो हो जाएगी। चढ़ने वाली स्पीड जीरो हो जाएगी, लेकिन इसके साथ तो वेलोसिटी रहेगी, तो उसको अपन v2 मान लेते हैं। तो अपन v2 मान लेते हैं और इसकी स्पीड इसके साथ साथ v2 हो जाएगी। तो अपन मोमेंटम लगाएंगे तो 1 किलो √120 स्पीड लेके आ रहा है, इक्वल्स टू 1 किलो और 2 किलो मिलके 3 किलो की स्पीड होगी। तो v2 कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा, बाहर निकालेंगे ये लिख सकते हैं 4 × 30, तो बाहर निकालेंगे तो 2√30 डिवाइड बाय 3, ये v2 आ गया आपका। ठीक है, अब मेरे को लगाना है एनर्जी कंजर्वेशन। के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल। इनिशियल कितना था? तो 1 किलो कितनी स्पीड लेके आ रहा था? √120। हम सीधा 120 लिख देते हैं। यू इनिशियल 0, इसको रेफरेंस लेवल मान लेंगे। के फाइनल, तो दोनों ब्लॉक के पास v2 स्पीड है, 1 और 2 किलो के पास v2 स्पीड 3 × 4/9 स्क्वायर ले लिया मैंने पहले। यू फाइनल तो एमपीएच, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 60, और ये हो जाएगा 20। 60 - 20 इक्वल्स टू कितना हो गया? एमपीएच 10 × एच। यहाँ से कितना हो जाएगा? 40/10। एच की वैल्यू कितनी आ गई? 4 मीटर। तो आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, क्योंकि आंसर मेरे को फुल फ्लैश्ड इंटीजर में दिख रहा है, तो मेरे को लग रहा है कोई गड़बड़ नहीं हुई है। ठीक है, 8th का आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 9th। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ राइट वेज व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक इज एट मैक्सिमम हाइट ऑन द राइट वेज। जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगा स्मॉलर ब्लॉक, तो आपको किसकी स्पीड निकालनी है? राइट वेज की वेलोसिटी निकालनी है, मतलब v2 निकालना है। और v2 कितना आया आपका? 2/3 √30 आया है। एक काम करते हैं, 2 और 30/9 कर देते हैं इसको, तो ये 3 हो गया और ये 10 हो गया। तो इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये 40/3 होगा। आंसर 9th का आंसर हो गया ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ पर हमारी आ गई, शुरू हो गई एक्सरसाइज 3 पर हमारा शुरू हो गया एक्सरसाइज 3, जिसमें है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। करेंगे फटाफट सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। So in an elastic collision between the two bodies, the relative speed of the bodies after the collision is equal to the relative speed before the collision. तो E equals to 1 है, तो velocity of separation upon velocity of approach है। In an elastic collision, the linear momentum of the system is conserved. ये करेक्ट है स्टेटमेंट 2। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड बोला है, बट इसके लिए शर्त है कि इफ एफ एक्सटर्नल 0। ठीक है, एफ एक्सटर्नल अगर 0 होगा तो लगेगा,
और रिलेटिव स्पीड की बात हो रही है, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, दैट इज डिफरेंट विद द रिलेटिव स्पीड। क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है, इट इज द रिलेटिव स्पीड अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है और ये भी गलत स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट वन तो फॉल्स है ही, और इन इलास्टिक कोलिजन द लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। इसमें ये तो मेंशन नहीं किया कि देखो यहाँ पर क्या चक्कर है, आप ये समझो इसमें कि हम ऐसा मानेंगे कि dt टाइम के लिए बात कर रहा है ये, मतलब जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन, एंड जस्ट बिफोर कोलिजन जस्ट आफ्टर कोलिजन बात करेंगे तो जो मोमेंटम है वो दोनों ही केस में कंजर्व रहता है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो हमने पढ़ा ही है, और नॉन इम्पल्सिव फोर्स की प्रेजेंस में भी आपका मोमेंटम कंजर्व रहता है dt टाइम के लिए। तो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two balls having linear momentum p1 equals to pi cap and p2 equals to minus pi cap undergoes a collision in free space. There is no external force acting on the ball. If p1 dash and p2 dash be the final momentum, which of the following options is not allowed for any non-zero value of p a1 a2 b1 b2 c1? तो p1 डैश आपको ये दिया है, p2 आपको ये दिया है। अब देखो इनिशियल मोमेंटम कितना है, जीरो, तो फाइनल मोमेंटम भी कितना होना चाहिए, जीरो। अब यहाँ पर इस के कैप कंपोनेंट को कौन जीरो करेगा, तो ए ऑप्शन तो अलाउड नहीं है, तो मतलब ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। फिर यहाँ पर सी वन सी टू, हाँ ये दोनों मिलके जीरो हो सकते हैं। फिर ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन और माइनस सी वन, तो हाँ ये दोनों मिलके भी क्या हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं। ए वन ए टू बी वन ये दोनों मिलके भी जीरो नहीं होंगे, तो मतलब आंसर क्या हो गया, डी। ये भी कभी अलाउड नहीं होंगे और ये भी कभी अलाउड नहीं होंगे, तो आंसर सेकंड का हो गया ए और डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्रीहेंशन। देखो ये अच्छा कॉम्प्रीहेंशन है। A small block of mass capital M moves on a frictionless surface of an inclined plane, as shown in the figure. The angle of the incline suddenly changes from 60° to 30° at point B. The block is initially at rest at A. Assume that collisions between the block and the incline are totally inelastic. करें सॉल्व फटाफट। आपसे क्या पूछा है कि स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट बी इमीडिएटली आफ्टर इट स्ट्राइक्स द सेकंड इंक्लाइनेस। ठीक है, आपसे ब्लॉक की पॉइंट बी पे स्पीड पूछी। देखें यहाँ पर, तो सारे कोलिजन इनलास्टिक बोले, तो ऐसा बोलेंगे कि देखो यहाँ पर ये स्पीड आ रही है, कुछ भी जो भी आ रही है ना, और ये एंगल कितना हो जाएगा अपना, तो ये एंगल 30° है, तो ये वाला एंगल 30° होगा, और ये पूरा 60 है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 30°। तो वो कितनी हाइट से आ रहा है देखते हैं, तो ये √3 है सबसे पहले, और ये एंगल 60° है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3। तभी तो 3/√3 करेंगे तो 1060 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। और ये वैल्यू कितनी आएगी देखते हैं, ये है हमारा √3 और प्लस 3√3। ये देख लेते हैं, ये हाइट, ये 3√3 है ना, और एंगल 30° है, एंड 30 होता है 1/√3, ये हो गया 3 मीटर। तो ये जो हाइट है, ठीक है, अब देखते हैं। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी बी पर,
टकराने से जस्ट पहले वो कितना हाइट नीचे उतर के आया है, तो 2 × g × 3, तो 20 दिया √60, तो ये √60 है। का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा √60 cos 30, और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा वर्टिकल √60। तो मुझे पता है कि यार इस वेलोसिटी का इसके टकराने के बाद ना नॉर्मल के लॉन्ग कंपोनेंट, इस नॉर्मल के लॉन्ग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, √60 cos 30, √60 इंटू √3/2 तो अंदर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 × 3 / 4, तो हो जाएगा 15। तो आंसर कितना हो जाएगा, √40। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिर्फ ये कंपोनेंट, सीधी सी बात। तो आंसर क्या हो गया इसका, बी ऑप्शन, सिक्स्थ का आंसर, थर्ड का आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स एट पॉइंट सी इमीडिएटली बिफोर इट लीव्स द सेकंड इंक। तो पे स्पीड निकालनी है आपको। तो यहाँ पर जब आपको स्पीड मिल गई तो आपको क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना। तो हाफ √45 का स्क्वायर प्लस, अगर मैं इसको रेफरेंस लेवल मान लूँ तो कितना ऊपर है, mg × 3 इक्वल्स टू स्क्वायर। तो एम जगह से कट गया, ये हो जाएगा 45/2 प्लस 3 इक्वल्स टू हाफ, 45 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 51, 51/2 इक्वल्स टू हाफ स्क्वायर। पी की वैल्यू कितनी हो गई, √51, तो √51 √105। Immediately, the speed of the block at C immediately before it leaves the second incline. आई थिंक ये √50 तो एक बार कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी कि यहाँ पर अपन ने बोल दिया कि ये कितनी स्पीड से उतरेगा, तो ये √45 स्पीड से उतरेगा। ये हाइट कितनी दे रखी है अपन ने, तो ये 3 दे रखी है, तभी तो 3/3 √3 कितना हो जाएगा, 1030। ठीक है, तो आपसे एक बार क्वेश्चन और क्या पूछा है, द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट सी इमीडिएटली बिफोर इट लीव्स द सेकंड इंक्लाइन छोड़ने से पहले, यहाँ बात हो रही है। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन ढंग से लगाते हैं, हाफ m45 प्लस कितना ऊपर है, mg × 3 इक्वल्स टू हाफ m45/2 प्लस 30 इक्वल्स टू हाफ v हो जाएगा, 60 प्लस 105/2 इक्वल्स टू हाफ v स्क्वायर। तो v इक्वल्स टू कितना हो गया, √105। आ गया आंसर, कैलकुलेशन एरर थी पहले। फिर उसके बाद क्या होगा, इफ द कोलिजन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन इज कंप्लीटली इलास्टिक, then the vertical upward component of velocity of block at point P immediately after its incline। तो देखो क्या होगा, उसने बोला परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको ये समझ आना चाहिए कि वो स्पीड लेके आया कितनी, तो जो भी स्पीड लेके आया अगर वो परफेक्टली इलास्टिक होगी तो वो अभी अभी जैसे आपने पढ़ा होगा कि भाई जैसे ये वेलोसिटी v से लेके आया, तरफ वेलोसिटी v आई है ना, कुछ एंगल थीटा बनाते हुए, तो वो उतनी वेलोसिटी से जाएगा। अब देख रहे हो कि जिस लाइन से वो टकरा रहा है आपको दिखना चाहिए कि ये वाला एंगल जो होगा, ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, और जब ये निकलेगा तो थीटा एंगल बनाते हुए निकलेगा, तो ये एंगल भी अल्फा होगा। तो बेसिकली वो लाइन है ना, लाइन अगर टकराने से पहले इस तरफ कंपोनेंट है वेलोसिटी का, टकराने के बाद इस तरफ होगा, और ये एंगल दोनों सेम होंगे। तभी टकराने से पहले यहाँ कंपोनेंट है, टकराने के बाद
ऐसे होगा और ये एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। मुझे पता है कि ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल 30 डिग्री है और ये तो 30 डिग्री साइड, इसका मतलब सारा का सारा कंपोनेंट किस तरफ होगा, सारा का सारा कंपोनेंट इस तरफ होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा आपका, 0। ठीक है, दोबारा से डायग्राम समझ लेते हैं इसको एक बार। जैसे कि मैंने सिखाया कि इन इलास्टिक कोलिजन में जैसे बॉल मान लो यहाँ से आ रही है ऐसे, तो वैसे तो यहीं पर इसके बाद ही वो ऐसे चली जाएगी बॉल, लेकिन उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या थी, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी। तो इस तरफ अगर एंगल थीटा है, जाते वक्त भी एंगल कितना बनाएगी, थीटा विद द टकराने वाली सरफेस। तो ये देख रहे हो आप यहाँ पर, तो यहाँ पर जब वो बॉल आई तो उसने इस सरफेस के साथ कितना एंगल बनाया, 30 डिग्री। जब वो जाएगी तो वापस कितना एंगल बनाएगी, 30 डिग्री। और आपको पता है क्योंकि ये एंगल भी 30 डिग्री है, तो ये लाइन बिल्कुल प्योर हॉरिजॉन्टल होगी, तो इसलिए वो कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। सिक्स्थ क्वेश्चन। Look at the drawing given in the figure, which has been drawn with ink of uniform line thickness. The mass of the ink used to draw each of the two inner circles and each of the two line segments is m. The mass of the ink used to draw the outer circle is 6 meters. The coordinates of the center of the different parts. Outer circle is 0, 0, left circle is minus a, a, right inner circle is this, vertical line this. Y coordinate of center of mass of the ink in this drawing is. तो ये आपको 6m दे रखा है, बाकी सब आपको m और m दे रखा है। ठीक है, अब मेरे को दिख रहा है कि इसका सेंटर तो यहीं पर है, इसका सेंटर आपका कितने पे, माइनस a, a। का सेंटर है प्लस a, a पे। वर्टिकल लाइन का 0, 0, हॉरिजॉन्टल लाइन का 0, माइनस a। आप क्या कर सकते हो, y कोऑर्डिनेट निकाल, तो m इंटू लेफ्ट वाले का a प्लस राइट वाले का प्लस वर्टिकल लाइन का 0 प्लस हॉरिजॉन्टल लाइन का 2 माइनस a डिवाइड बाय सिस्टम में कितना मास है, तो 6m और वो 4 छोटे छोटे टुकड़े, तो ये कितना हो गया, ma और ma कट गया, तो आ गया a/10। आंसर विल बी ए ऑप्शन। सिक्स्थ का आंसर विल बी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ करेंगे। Two small particles of equal mass start moving in the opposite directions from point A in the horizontal circular orbit. The tangential velocities are v and 2v respectively as shown in the figure. Between collisions, the particle move with constant speed. After making how many elastic collisions other than that A, these two particles will again reach at point A. करेंगे क्वेश्चन। देखो, अब यहाँ पर ये इसकी स्पीड v है और इसकी स्पीड कितनी है, 2v। इतने इलास्टिक कोलिजन के बाद उसने बोला है a के बाद तो पार्टिकल विल रीच
द पॉइंट ई। अब देखो दोनों मास इक्वल है, तो यहाँ पर ये 2 थीटा एंगल रोटेट करेगा और ये थीटा एंगल रोटेट करेगा, मतलब ये 120 होगा और ये 240 होगा। तो यहाँ पर आके मिलेंगे, तो यहाँ पर आके मिलेंगे, तो इसकी स्पीड v होगी और इसकी स्पीड कितनी होगी, 2v होगी। ठीक है, तो टकराएंगे, टकराने के बाद ये 2v स्पीड लेके जाएगा और ये v स्पीड लेके जाएगा। उसके बाद ये कितना चलेगा 240 और ये कितना चलेगा 120, तो इसका मतलब यहाँ टकराएंगे और ये लेके आएगा v स्पीड और वो लेके आएगा 2v स्पीड। उसके बाद दोबारा से ये कोलाइड होंगे, तो इसकी स्पीड v होगी और इसकी स्पीड कितनी होगी 2v होगी। देख लो यहाँ पर ये 240 घूमेगा और ये 120 घूमेगा, मतलब एक कोलिजन यहाँ हुआ, एक कोलिजन यहाँ हुआ, अदर देन इट। इसका मतलब आंसर विल बी 2 ऑफ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th। The objects A and B and C are kept in a straight line on a frictionless horizontal surface. These have masses m, 2m and m respectively. The object A moved towards B with a speed of 9 meter per second. These have m, 2m and m. Object A की स्पीड कितनी है, मीटर पर सेकंड है, makes an elastic collision with it. Therefore, B makes completely inelastic collision with C. All motion occur on the straight line. Find the final speed in meter per second. तो कोई बात नहीं, हम इसमें सबसे पहले m और 2m की स्पीड निकालेंगे। तो m की स्पीड मान लिया v1 और 2m की स्पीड मान ली v2। तो E इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन v। मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो 9 इंटू एम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v1 प्लस 2m इंटू v2। यहाँ से m और m कट गया तो 9 इक्वल्स टू कितना आ गया, प्लस 2। v2 माइनस v1 इक्वल्स टू v। v2 v कितना था, 9 था। यहाँ से ये कैंसिल होकर 3v2 इक्वल्स टू 18 हो गया। v2 वैल्यू कितनी हो गई, 6। अब ये 6 मीटर पर सेकंड से टकराएगा सी से, तो इनइलास्टिक कोलिजन हुआ है, तो 2m इंटू 6 स्पीड लेके आया, फिर 2m और m तीनों दोनों सेम स्पीड चलने लगेंगे इंटू v फाइनल। तो 2m बाई 3m इंटू 6 इक्वल्स टू v फाइनल। v फाइनल कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4। v फाइनल कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर। 8th का आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। A point mass of 1 kg collides elastically with a stationary point mass of 5 kg. After their collision, the 1 kg reverses its direction and moves with a speed of 2 meter per second. So the following statement is are correct for the system of the two masses. तो 1 किलो का मास है, कोलाइड कर रहा है इलास्टिकली विद स्टेशनरी पॉइंट 5 kg। कोलिजन के बाद पहले केजी की डायरेक्शन बदल गई है ना, 1 kg की डायरेक्शन बदल गई कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं ऑफ दीज टू मासेस, और कोलिजन की वैल्यू कितनी दी है, इक्वल्स टू 1। देखो यहाँ पर मुझे ये भी नहीं पता कि 5 किलो की स्पीड कितनी है, तो इसकी v2 मान लेते हैं, और 1 किलो की स्पीड लेट से v1 से आ रहा था और ये स्टेशनरी, तो v2 प्लस 2 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ, देन 1 इंटू v1 मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, तो 1 इंटू v1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 2, 1 इंटू माइनस 2 प्लस 5 इंटू v2।
तो यहाँ से एक v2 प्लस टू इक्वल्स टू v1, एक इक्वेशन तो ये बनी, एक इक्वेशन क्या बन रही है 5v2 माइनस टू इक्वल्स टू 5v2 टू इक्वल्स टू। एक काम करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5v2 में से v2 जाएगा तो 4v2 4 इक्वल 0, तो v2 इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 3 kg पर मीटर, 3 kg मीटर पर सेकेंड। पहले v1 भी निकालना पड़ेगा, v1 कितना आ रहा है v2 प्लस टू, v1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू आ गई 3 मीटर। सही है, टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा 3 kg मीटर पर सेकेंड, 1 इंटू 3 कर देंगे। मोमेंटम 5 kg मास आफ्टर कोलिजन इज 4, v2 की वैल्यू कितनी आ रही है तो मतलब 5 होगा, नहीं बी गलत है, बी गलत है। नाइन्थ में क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं ए और सी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास देगा तो वो होगा हाफ एम पी सी ओ एम का स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ सेंटर ऑफ मास कितने का है तो 5 और 1 6 किलो। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होगी तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं, तो 5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 2 6 स्क्वायर, कितना हो जाएगा हाफ टू 6 5 2 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 6, 6 से 6 कट गया तो कितना हो जाएगा हाफ इंटू 9 बाय 6, ये हो गया 2 या 3, 3 बाय 4 तो 0.70। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 4 जूल। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालनी है, पर इनिशियल पूछिए कि फाइनल ये भी नहीं पता, तो इनिशियल पूछिए फाइनल बराबर है क्योंकि इक्वल्स टू 1 दे रखा है। टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो गलत है ये। आंसर क्या क्या होगा इसके क्वेश्चन। बॉल ऑफ मास 0.2 kg रेस्ट ऑन अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 5 मीटर। बुलेट ऑफ मास 0.01 kg ट्रैवलिंग विद 3 मीटर पर सेकेंड डायरेक्शन हिट्स द सेंटर ऑफ 0.2 kg है, इस पोस्ट पे रखा हुआ है, बुलेट टकरा रही है, ये 5 मीटर हाइट दे रखी है, ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल हिट्स द सेंटर ऑफ द after the collision the ball and the bullet travel independently, the ball hits the beast bullet at a distance meter from the foot of the post, initial velocity v of the bullet is। देखो रेंज 20 मीटर आई है, टाइम कितना लगेगा पहले तो 5 मीटर चढ़ने उतरने में 2h/g, मतलब जो बॉल है ना बॉल उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड और बुलेट की 100 मीटर पर सेकेंड, इक्वल्स टू पी फाइनल लगा दो। शुरुआत में वो 0.01 kg की बॉल स्पीड लेके आ रही है, 20 स्पीड लेके आ रही है, फिर वो 0.2 kg का मास का स्पीड कितना है v1, क्योंकि उसने बोला है कि बॉल तो कितने पे हिट कर रही है 20,
V1 की वैल्यू कितनी हो गई 20 प्लस वो 0.01 kg की स्पीड कितनी हो गई 100। 0.01 इंटू बी इक्वल हो जाएगा 4 प्लस 1। बी की वैल्यू कितनी हो गई 500 मीटर। डी ऑप्शन। नेक्स्ट, ये जेई 2012 में क्वेश्चन 11th। A block of mass 0.18 kg is attached to the spring of force constant 2 Newton per meter. The coefficient of friction between the block and the floor is 0.1. Initially, the block is at rest. The spring is unstressed. And impulse is given to the block as shown in the figure. The block slides distance of 0.06 meter comes to rest for the initial velocity of the block in meter per second equals to n। करेंगे सॉल्व तो देखो, a block of mass 0.18 kg is attached to the spring of force constant 2 Newton per meter. The coefficient of friction ब्लॉक रेस्ट पे था, रेस्ट थी, फिर आपने इम्पल्स दिया। इम्पल्स ब्लॉक कर रहा है स्लाइड 0.06 मीटर एंड कम्स टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इन मीटर। देखो, आपको पता है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी के चलते ये स्प्रिंग वर्क करेगी, ठीक है, प्लस वर्क करेगा इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी माइनस 0.18 टू 20। स्प्रिंग का वर्क डन क्या होगा, तो k/2 0 स्क्वायर माइनस फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा इक्वल टू के कितना 2, 2/2 0। ये कितना चलेगी, तो 0.06 मीटर चलेगी, मतलब स्प्रिंग को भी 0.06 मीटर दबाएगी, तो माइनस 0.06 का होल स्क्वायर। म्यू की वैल्यू कितनी रखे 0.1, एन की वैल्यू 0.18 इंटू 10, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 0. इक्वल्स टू यहाँ से वी स्क्वायर निकालने के लिए पहले तो सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, 0.06 का स्क्वायर लेंगे कॉमन, ठीक है, हो जाएगा 1 प्लस प्लस ये 0.1 है और ये 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये 0.3 बच रहा है डिवाइडेड बाय 0.09। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा 0.6, 0.06, 0.09 का आधा करेंगे तो 0.3, ये 3 है, ये मैंने कॉमन लिया ना,
ये कॉमन लिया है, ये 3 है। कैसे कि मैंने 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो हटा दिया। 0.06 का स्क्वायर कॉमन लिया है ना, तो यहाँ 0.06 नहीं था, 0.18 था। 0.06 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 4 का आधा करेंगे, b इक्वल्स टू 0.30, कितना आ गया 6/30, 2/5। तो अगर मैं 2/5 को मल्टीप्लाई करूँ 2/4 की वैल्यू कितनी आ गई, तो आंसर इसका की वैल्यू कितनी हो गई 4। 11th का आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, a bob of mass m suspended by a string of length L1 is given a minimum velocity required to complete a full circle plane. Highest point it collides drastically with another bob of by a string which is initial. So the strings are massless and flexible. Second pendulum, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक L1 नाम का बॉब है, L1 नाम का है, और जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो वो दूसरे बॉब से टकराता है। लेंथ कितना था L2, तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है, और ये टकराया। तो आपने मिनिमम स्पीड यहाँ पर कितनी दी थी, L1। टकराने से पहले जस्ट स्पीड कितनी होगी, √GL। ये रेस्ट पे था, उसने बोला है कि अगर सेकंड बॉब आफ्टर कोलिजन के बाद इतनी स्पीड रिक्वायर कर ले कि वो कंप्लीट सर्कल कर रहा है, वो L1 इसका मतलब ये हुआ कोलिजन कैसा है, इलास्टिक। कोलिजन कैसा है, इलास्टिक, और दोनों का मास कितना है, ये तो रेस्ट पे आ जाएगा, ये तो रेस्ट पे आ जाएगा, और वो जो ब्लैक कलर का ब्लॉक है उसके पास स्पीड आ जाएगी √GL। अब ये √GL1 किसके बराबर होना चाहिए, L2 के लिए, L2 लेंथ पर सर्कल कंप्लीट करने के लिए होना चाहिए। तो √GL1 शुड बी इक्वल टू √5GL, 15 स्क्वायर करेंगे तो GL1 इक्वल टू 5, से जी उठ गया, L1 अपॉन 12th का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, a particle of mass m is projected from the ground with initial speed of u0 at an angle alpha with the horizontal. The highest point of its trajectory, it makes an inelastic collision with another identical particle which was thrown vertically upward from the ground with the same initial speed u0. The angle that the composite system makes with the horizontal immediately after the collision. देखो ये जब मास m है तो ये जब u0 स्पीड से एंगल अल्फा पे फेंका गया, तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे जब मिलेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे जब मिलेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, इस तरह है u0 cos अल्फा, और एक पार्टिकल को यहाँ से फेंका गया होगा तभी तो वो कोण अपवर्ड है ना, विद सेम इनिशियल स्पीड u0। तो पहले तो आपको ये निकालनी पड़ेगी कि यहाँ पर उसकी टकराने से पहले स्पीड कितनी होगी, टकराने से पहले स्पीड कितनी होगी। तो ये हाइट कितनी है, तो ये हाइट h कितनी होती है, u0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g। तो vy स्क्वायर इक्वल्स टू uy स्क्वायर माइनस 2ay, तो vy स्क्वायर इक्वल्स टू नॉट स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी प्लस जी, तो माइनस हो चुका ऑलरेडी, नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 जी कट गया, ये क्या बच रहा है, u0 कॉस अल्फा बच, तो u0 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कितना है, कॉस स्क्वायर अल्फा, तो vy की वैल्यू कितनी आ गई u0। तो ये भी टकराने से पहले इसकी स्पीड कितनी होगी u0। तो अब आपसे पूछ रहा है कि जब ये m और m मिलेंगे, देखो जब ये m और m मिलेंगे, एक m इधर जाता हुआ u0 cos अल्फा से,
और एक m इधर आता हुआ नॉट कॉस अल्फा से, दोनों टकराएंगे फिर 2m हो जाएगा, ये हो जाएगा यू नॉट कॉस अल्फा बाय 2 और ये हो जाएगा यू नॉट कॉस अल्फा 2। तो कितना एंगल निकलेगा वो, अगर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे एक्स में और वाई में, तो दोनों स्पीड बराबर है, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि एंगल 45 डिग्री बनेगा। 13 का आंसर क्या हो जाएगा अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a tennis ball is dropped on a horizontal smooth surface. It bounces back to its original position after hitting the surface. The force on the ball during the collision is proportional to the length of the compression of the ball. One of the following sketches describe the variation of its kinetic energy k with time t most appropriately. The figures are only illustrative and not. करें आंसर। तो ड्रॉप किया है आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, तो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम जी टी का स्क्वायर। क्या पता है कि जब अपन ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस जी इंटू टी। तो ये हो गया हाफ एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो आपका ग्राफ जो होगा वो पैराबोलिक स्टार्ट होगा, मतलब ये ग्राफ हो नहीं सकता, ये ग्राफ हो नहीं। उसके बाद जब बाउंस हो रहा होगा तो स्पीड पहले 0 हुई होगी जमीन के बराबर, फिर वापस से बढ़ी होगी एकदम से, मतलब ऐसे क्या होगा कि वो टकराया जीटी से, तो टकराने के बाद उठेगा भी जीटी से क्योंकि इलास्टिकली बाउंड हुआ है, तो वो नीचे था उसका वेलोसिटी, तो वो नीचे जाके बहुत छोटे से इंटरवल में 0 भी हुआ होगा और एकदम से फिर जीटी भी हो गया होगा। तो ये जो सडन ड्रॉप है कोलिजन का वक्त दिखा रहा है। और फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे उसी तरीके से डिक्रीज होना शुरू करेगा, जैसे वो बढ़ा था वैसे वो डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि वो अब ऊपर जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। तो मोस्टली ये ग्राफ बनेगा। इसने क्या करा, कोलिजन के टाइम पे स्पीड को ऐसे काइनेटिक एनर्जी इससे बना दी, ये गलत है। बीच में क्या होता है कि एक ऐसा इंस्टेंट आता है जब दोनों जमीन की और बॉल की स्पीड क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो वो वाला इंस्टेंट तो आया ही नहीं ना इसमें, इसलिए गलत ऑप्शन हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जेई मेंस के क्वेश्चन लेके आएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो।